अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू शाइनिंग स्टार्स एकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम यूनिट नंबर 2 डिस्कस करेंगे। यूनिट नंबर 2 फुल यूनिट के मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चंस बना दिए हैं पीडीएफ में, और आप लोगों को नोट्स भी अवेलेबल हैं। इसमें जो फेडरल बोर्ड है वो आप लोगों को कहीं से कोई भी क्वेश्चन दे सकता है। आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन इससे बन सकता है वो आप लोगों का डिफाइन मैटर और उसकी स्टेट्स हैं। लेकिन ये बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है, क्योंकि अब तो आप लोग इससे फेमिलियर हो चुके होंगे कि मैटर क्या है और उसकी स्टेट्स कौन कौन सी हैं। मैटर की जो अब तो फोर्थ स्टेट भी है, जो फोर्थ स्टेट को हम प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा अपनी आयोनिक स्टेट में होता है और इसमें एबिलिटी होती है आयंस की वजह से कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। लेकिन जो हमारी अर्थ है इस पर इतना ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड नहीं किया जा सकता कि हम एटम्स को आयोनाइज कर सकें और प्लाज्मा क्रिएट कर सकें। इस वजह से जो प्लाज्मा है वो मोस्टली हमें सन और स्टार्स वगैरह में मिलता है, जहाँ टेम्परेचर एक्सट्रीमली हाई होता है और एटम्स आयोनाइज होकर प्लाज्मा स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। मैटर ये जो स्टेट्स हैं वो उनको आपस में हम एक दूसरे से डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हैं, इसके पीछे इसकी 3 रीजंस हैं जिनको बेस बनाकर हम उनको उसको गैस, लिक्विड, सॉलिड या प्लाज्मा कहते हैं। जो इसकी फर्स्ट है वो है अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, कि किसी भी स्टेट में, मैटर की स्टेट में पार्टिकल्स की अरेंजमेंट क्या है। गैस में देखें तो पार्टिकल्स लूजली पैक्ड होते हैं। लिक्विड्स में देखें तो पार्टिकल्स जो हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, और सॉलिड्स में देखें तो वो टाइटली पैक्ड होते हैं कि बिल्कुल भी उसमें इंटरमोलिकुलर स्पेसेस नहीं होती। नेक्स्ट है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स की बेस पे हम उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एक दूसरे से। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स में देखें तो गैशियस स्टेट में जो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स हैं वो रैंडम मोशन एग्जिस्ट करता है उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में। लिक्विड्स में स्लाइटली जो लेयर्स हैं वो एक दूसरे से स्लाइटली एक दूसरे से पास्ट अवे कर जाती हैं। और सॉलिड्स में देखें तो जस्ट वो टाइटली पैक्ड होते हैं, जिसकी वजह से वो जस्ट वाइब्रेटरी मोशन एग्जिबिट करते हैं। और नेक्स्ट जो जिसकी बेस पे हम इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं वो है स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ के बेस पे हम इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। सॉलिड्स में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, मेटालिक बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है। लिक्विड्स में भी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, लेकिन वो सॉलिड्स के जितनी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ उनकी नहीं होती। और गैशियस स्टेट में अगर हम देखें तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा वीक होती हैं। नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन है हाउ स्टेट्स ऑफ मैटर कैन बी चेंज। मैटर के स्टेट्स को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। मैटर के स्टेट्स को हम एनर्जी प्रोवाइड करके ही चेंज कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा आंसर है इसका कि एनर्जी प्रोवाइड करके हम उसकी एक मैटर को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज कर सकते हैं। अगर सॉलिड स्टेट को हम लिक्विड स्टेट में लेकर जाना चाहते हैं तो उसको हमने जस्ट हीट एनर्जी प्रोवाइड करना है और सॉलिड मेल्टिंग के प्रोसेस के थ्रू लिक्विड में चेंज हो जाता है। अगर हमने लिक्विड्स को गैशियस स्टेट में लेकर जाना है तो जस्ट हम उसे हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे और वो किस में चेंज हो जाएगा, बॉयल होने के बाद वेपर्स या गैशियस स्टेट में चेंज हो जाएगा। अगर हम सॉलिड्स को, कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली गैशियस में चेंज हो जाते हैं, लिक्विड्स स्टेट से नहीं गुजरते, तो इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन प्रोसेस बोलते हैं। और इन सॉलिड्स को हम ये जो सॉलिड्स इसमें आयोडीन आता है, अमोनियम क्लोराइड आता है, बेंजोइक एसिड आता है, जो सबलाइम हो जाती है, मीन्स सॉलिड से डायरेक्टली गैशियस स्टेट में चेंज हो जाते हैं। जो मैटर को हम बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करके या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करके हम उसे प्लाज्मा स्टेट में चेंज कर सकते हैं। ये बात ऊपर डिस्कस हो चुकी है। इसी तरह जो अर्थ पे टेम्परेचर है वो इतना ज़्यादा इनफ नहीं होता कि हम एटम्स को आयनाइज करा सकें और प्लाज्मा क्रिएट करा सकें। इस वजह से जो प्लाज्मा स्टेट है वो यूजली सन, स्टार्स वगैरह में एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट आप लोगों का यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है व्हाट आर लिक्विड क्रिस्टल्स। लिक्विड क्रिस्टल्स क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ही को हीट अप करने से हमारे पास लिक्विड क्रिस्टल्स बनते हैं। लेकिन लिक्विड क्रिस्टल्स को हम लिक्विड क्रिस्टल्स क्यों बोलते हैं? कुछ सॉलिड्स ऐसे हैं जिनको हम हीट अप करें तो वो एक क्लाउडी सा लिक्विड देते हैं, ठीक है, मिल्की सा लिक्विड देते हैं, और वो मिल्की लिक्विड क्या कहलाता है? लिक्विड क्रिस्टल कहलाता है। अब ये जो लिक्विड फॉर्म है या क्लाउडी लिक्विड स्टेट है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, ये एक सर्टेन टेम्परेचर रेंज पे एग्जिस्ट करती है। उस खास टेम्परेचर पे ये लिक्विड या क्लाउडी लिक्विड जो हैं वो क्या कहलाते हैं? लिक्विड क्रिस्टल्स कहलाते हैं। लेकिन अगर हम इससे टेम्परेचर इसका मज़ीद बढ़ा देंगे तो वो जो लिक्विड क्रिस्टल्स हैं उसमें वो कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाएंगे और वो हमें क्या दे देंगे? ट्रांसपेरेंट लिक्विड दे देंगे, ठीक है। फर्दर इन दिस स्टेट चेंजेस इनटू ट्रांसपेरेंट लिक्विड।
लिक्विड क्रिस्टल्स के अगर हम यूजेस देखें तो लिक्विड क्रिस्टल्स हमारी हर तरह की डिस्प्ले स्क्रीन में पाए जाते हैं। डिस्प्ले स्क्रीन में लाइक कैलकुलेटर स्क्रीन है, कंप्यूटर मॉनिटर्स हैं और एलईडी स्क्रीन्स हैं। ये इन सब में डिस्प्ले डिजिट्स को कैलकुलेटर स्क्रीन में डिजिट्स को डिस्प्ले करने का काम करते हैं। हम कंप्यूटर या मॉनिटर स्क्रीन्स में ये पिक्चर्स को डिस्प्ले इमेजेस को डिस्प्ले करने का काम करते हैं। तो लिक्विड क्रिस्टल्स के हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूजेस हैं। इट वॉज़ ऑल अबाउट लिक्विड क्रिस्टल्स। नेक्स्ट है आप लोगों का BEC, जो आप लोगों के लिए बहुत ही न्यू है। BEC ये भी स्टेट ऑफ मैटर है, लेकिन जैसे प्लाज्मा की हमने बात की जो एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करती है, तो BEC जिनको बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट बोलते हैं, ये एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशंस में एग्जिस्ट करती है। जब भी हम एटम्स को इतने टेम्परेचर तक कूल डाउन करें कि उसका टेम्परेचर हम एब्सोल्यूट ज़ीरो तक ले जाएं, तो उस वक्त जो हमारे पास स्टेट आती है, जो उस स्टेट ऑफ मैटर को हम बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट बोलते हैं। और बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट जस्ट एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस में ही एग्जिस्ट करती है। बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट के जो मेन मटेरियल्स हैं उसमें हमारे पास सुपर फ्लूइड्स और सुपर कंडक्टर्स हैं। जो सुपर कंडक्टर्स और सुपर फ्लूइड्स के बारे में जो हम स्टडी करें तो वो भी किस में आते हैं, BEC बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट्स में आते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की जो मुख्तलिफ स्टेट्स हैं उनकी अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो डिफरेंट स्टेट्स गैस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स हैं। गैस, लिक्विड्स और सॉलिड्स की जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, गैसेस हैव नो डेफिनेट वॉल्यूम एंड शेप, लिक्विड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप एंड सॉलिड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप। ये कॉन्सेप्ट हमें छोटी क्लासेस से भी दिया जाता है। यहाँ पे उसी को हमने थोड़ा सा एलेबरेट करना होता है। अगर हम डेंसिटी की बात करें तो गैसेस की डेंसिटीज़ लो होती हैं, ठीक है। डेंसिटीज़ इसकी कम क्यों होती हैं? क्योंकि इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं गैसेस के एक दूसरे से फार अपार्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं, उनमें लार्ज एम्प्टी स्पेसेस होती हैं। इस वजह से हम कहते हैं कि गैसेस की डेंसिटी कम है। लिक्विड्स की डेंसिटी हाई होती है और सॉलिड्स की भी डेंसिटी लिक्विड्स और गैसेस के मुकाबले में हाई होती है। कंप्रेसिबिलिटी देखें तो कंप्रेसिबिलिटी में भी सेम रीज़न आ जाती है कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स में लार्ज एम्प्टी स्पेसेस हैं। उन लार्ज एम्प्टी स्पेसेस की वजह से हम उनको जहाँ तक चाहें कंप्रेस कर सकते हैं और उनकी एम्प्टी स्पेसेस ख़त्म होकर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं। इस वजह से गैसेस जो हैं वो हाईली कंप्रेसिबल हैं। लिक्विड्स जो हैं उनको हम किसी हद तक कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन सॉलिड्स को हम बिल्कुल भी कंप्रेस नहीं कर सकते। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आप लोगों की फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर की जो प्रॉपर्टीज़ है वो है फ्लूइडिटी गैसेस जो हैं वो फ्लो कर सकती हैं और गैसेस की फ्लूइडिटी है, इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम उसे लार्ज डिस्टेंसेस से हमारे घरों तक गैस पहुंचती है। पाइपलाइंस के ज़रिए लिक्विड्स भी फ्लो कर सकती हैं, लेकिन सॉलिड्स फ्लो नहीं कर सकते। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की बात पहले भी हो चुकी है। गैसेस में वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, लिक्विड्स में स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, लेकिन ये सॉलिड की तरह की स्ट्रॉन्ग नहीं होती और सॉलिड्स में वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं। शेप एंड वॉल्यूम की भी बात हो चुकी है, इससे भी आप लोगों को नो हाउ है। अगर तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में आए तो फिर आप लोगों की पहली 3 प्रॉपर्टीज़ इनफ हैं, लेकिन अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आए तो फिर आप लोगों को थोड़ा सा एलेबरेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आप लोगों का क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, कि मैटर को हम क्लासीफाई कैसे कर सकते हैं। मैटर को हम फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ दोनों बेसिस पे डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम मैटर की क्लासिफिकेशन की बात करें तो मैटर्स को हम 2 तरह से क्लासीफाई करते हैं। एक हमारे पास होते हैं प्योर सब्सटेंसेस और दूसरे हैं हमारे पास इम्प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस की बात करें तो उसमें हमारे पास 2 तरह के मैटर आ जाते हैं, जिसमें एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स हैं। इम्प्योर सब्सटेंसेस की बात करें तो वो होमोजीनियस भी हो सकते हैं और हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं। होमोजीनियस देखें तो हमारे पास सॉल्यूशंस आ जाते हैं और हेट्रोजीनियस में हमारे पास कोलाइड्स एंड सस्पेंशंस आ जाते हैं, ठीक है। ये आप लोगों के लिए शॉर्ट भी इंपॉर्टेंट एज ए शॉर्ट क्वेश्चन, और लॉन्ग क्वेश्चन में आए तो फिर आप लोगों ने इसे एक्सप्लेन भी करना होगा एलिमेंट कंपाउंड को, तो उस तरह से भी मैंने आप लोगों के लिए पूरी नीचे एक्सप्लेनेशन लिख दी है। एलिमेंट्स क्या होते हैं? ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर है जो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बनते हैं। जैसे अगर हम ऑक्सीजन एलिमेंट की बात करें तो उसमें सारे के सारे ऑक्सीजन एटम्स होंगे। उन सेम एटम्स मींस कि जितने भी एटम्स एक एलिमेंट में पाए जाते हैं उनमें सबके एटॉमिक नंबर्स सेम होंगे, ठीक है। कि एलिमेंट्स को हम केमिकल मींस से केमिकल मेथड्स यूज़ करके ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। ये सिंपलेस्ट फॉर्म होती है मैटर की, इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ठीक है। इनकी फ़िज़िकल चेंज जो हैं, अगर हम इनकी
इनमें किसी किस्म का कोई फ़िज़िकल चेंज लाएँ तो उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ तो अल्टर हो सकती हैं, लेकिन उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम रहती हैं। बट if we apply a chemical reaction on an element, then it will completely forms a new substance। ठीक है, तो वो कम्प्लीटली हमें एक नया सब्सटेंस देता है जिसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ सब कुछ चेंज होता है। नेक्स्ट है हमारे पास कंपाउंड, जो कि प्योर सब मैटर के प्योर सब्सटेंसेस के एग्जांपल में आता है। कंपाउंड प्योर सब्सटेंस है जो एलिमेंट से मिलकर बनता है, और इसमें एक, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। और जो एलिमेंट्स मिलकर कंपाउंड बनाते हैं उनमें ख़ास तरह की अट्रैक्शन होती है, और वो अट्रैक्शन या वो फोर्स जो है वो क्या कहलाती है, केमिकल बॉन्ड कहलाता है। तो जब भी कोई कंपाउंड बनता है तो उसमें केमिकल बॉन्ड मस्ट होता है। केमिकल बॉन्ड में आयोनिक, कोवलेंट, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, कोई भी बॉन्ड आ सकता है। और इसमें एक और जो चीज़ कंपाउंड के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इसमें जो एलिमेंट्स, जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनकी एक फ़िक्स प्रोपोर्शन होती है। लेट्स सपोज अगर हम वाटर को एज अ कंपाउंड डिस्कस करें तो उसमें दो एलिमेंट्स हैं, एक हमारे पास है हाइड्रोजन और दूसरा हमारे पास है ऑक्सीजन। तो वो एक फ़िक्स रेशो में मौजूद है, हाइड्रोजन 2 रेशो में है और ऑक्सीजन 1 रेशो में है। तो जो भी कंपाउंड होगा वो प्योर सब्सटेंस होगा, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बना होगा, और उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो फिक्स प्रोपोर्शन में एग्जिस्ट करते हैं, और एक दूसरे के साथ जब वो हेल्ड होते हैं तो उनके बीच में एक नेचुरल फोर्स होती है जिसको हम केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड्स अगर हम देखें तो वो उन एलिमेंट से डिफरेंट होते हैं जिन एलिमेंट से वो मिलकर बनते हैं। जैसे वाटर को अगर हम देखें तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने हैं, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अब डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन जब वो रिएक्शन के बाद हमें वाटर का कंपाउंड देंगे तो वाटर एक कोवलेंट कंपाउंड है, कोवलेंट मॉलिक्यूल है जिसकी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो कि लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। उसकी एलिमेंट से प्रॉपर्टीज़ टोटली डिफरेंट हैं। इसकी अदर एग्जांपल में कार्बन डाइऑक्साइड भी आ जाती है, जो कि कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बनती है। कार्बन और ऑक्सीजन की रेशो अगर हम देखें, प्रोपोर्शन अगर हम देखें तो कार्बन 1 रेशो में और ऑक्सीजन 2 रेशो में है। तो इसमें कार्बन और ऑक्सीजन की रेशो अगर हम देखें तो 1:2 है। सोडियम क्लोराइड आयोनिक कंपाउंड है जिसमें जो एक क्रिस्टल में जो सोडियम और क्लोराइड की प्रोपोर्शन है वो 1:1 है। ये इसको केमिकल फार्मूला है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कंपाउंड्स को जब भी हम शो करते हैं, एलिमेंट्स को हम रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल्स यूज़ करते हैं, लेकिन कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें केमिकल फार्मूला चाहिए होता है। नेक्स्ट मैटर की जो टाइप है वो इम्प्योर सब्सटेंसेस आ जाते हैं, और इम्प्योर सब्सटेंसेस में हमारे पास जो पहली है वो है मिक्सचर हमारे पास इम्प्योर सब्सटेंस है जो दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस से मिलकर बनता है, और ये सब्सटेंसेस जब आपस में मिक्स होती हैं तो इनकी इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स रिटेन रहती हैं, वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को मेनटेन रखते हैं। लेट्स सपोज हम सॉल्ट और सैंड के सोल्यूशन मिक्सचर की बात करें तो इसमें सैंड अपनी प्रॉपर्टीज़ रिटेन रखेगी और सॉल्ट अपनी प्रॉपर्टीज़ रिटेन रखेगा। सॉल्ट का जो सॉल्टी टेस्ट है वो रिटेन रहेगा, इसका अपना कलर रिटेन रहेगा, इसकी जो क्रिस्टल का स्ट्रक्चर है वो रिटेन रहेगा, सैंड अपनी प्रॉपर्टीज़ रिटेन रखेगा। तो मिक्सचर में किसी तरह का कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता, बल्कि ये जस्ट फिज़िकली एक दूसरे से कंबाइन करते हैं। एग्जांपल में हमारे पास मिक्सचर में टी आ जाती है, शुगर सोल्यूशन आ जाता है, सैंड प्लस सॉल्ट आ जाता है, और वाटर प्लस ऑयल आ जाते हैं। टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स हैं। टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स हमारे पास दो तरह के मिक्सचर्स होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर्स एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। होमोजीनियस होमो मीन्स सेम। इसमें जो मिक्सचर का टेक्सचर होता है, जो मिक्सचर का अगर हम उसकी कंपोजिशन देखें तो वो थ्रू आउट यूनिफॉर्म होती है, मतलब जो पूरा का पूरा मिक्सचर है वो एक फेज़ में एग्जिस्ट कर रहा होता है। जैसे शुगर और वाटर का मिक्सचर हम बना रहे हैं तो शुगर डिज़ोल्व होके लिक्विड फेज़ अटेन कर लेती है, और पूरा का पूरा जो मिक्सचर है वो हमें एक फेज़ लिक्विड स्टेट में नज़र आ रहा होता है। इस वजह से हम ये किस कैटेगरी में आता है, होमोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में हम जो दो कंपोनेंट्स मिक्सचर में मिक्स कर रहे होते हैं उनको हम विजिबली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। वो विजिबली अपनी आइज़ के ज़रिए उनको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जैसे कि सैंड एंड वाटर का मिक्सचर है तो सैंड को हम आंख से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये सैंड के पार्टिकल्स हैं और ये वाटर के पार्टिकल्स हैं। इसमें जो दोनों सब्सटेंसेस हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते, उनकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होती। कहीं सैंड की कंपोजिशन ज़्यादा होगी और कहीं कम होगी। इसमें जो
सोल्यूशन की फ़ेज़ होती है वो भी वन फेज़ नहीं होती, बल्कि विजिबली डिस्टिंक्ट फेसेस होती हैं, जो टू भी हो सकती हैं। अगर दो सब्सटेंसेस हमने मिक्स किए हुए हैं और दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस मिक्स किए हुए हैं तो उतनी ही हमें डिफरेंट फेजेस नज़र आएंगे। ये आ जाता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर में। ये दिस वाज ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ मिक्सचर्स। नेक्स्ट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है व्हाट आर एलोट्रोप्स। एलोट्रोप्स और एलोट्रोपी। बोर्ड में जो क्वेश्चन आता है वो आता है व्हाट आर एलोट्रोप्स या व्हाट डू यू मीन बाय एलोट्रोपी। तो एलोट्रोप्स जो हैं ये एक ही एलिमेंट की डिफरेंट फॉर्म्स हैं जो एक ही फेज़ या एक ही स्टेट में एग्जिस्ट कर रही होती हैं। ठीक है, द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एन एलिमेंट इन द सेम फिजिकल स्टेट और फेज़ आर कॉल्ड एलोट्रोप्स। ठीक है, कि एक एलिमेंट की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं जो एक ही फेज़ और स्टेट में एग्जिस्ट कर रही होती हैं, उनको हम बोलते हैं एलोट्रोप्स। और मोस्टली जो एलोट्रोप्स हमारे पास आते हैं वो ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स की वजह से आते हैं। ठीक है, उनकी एटम्स की अरेंजमेंट एलिमेंट में चेंज हो जाती है और उस अरेंजमेंट की बेस पे हम कहते हैं कि ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं एक ही एलिमेंट की। और इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, एलोट्रोपी। अब इसमें एग्जांपल हम किसकी स्टडी कर रहे हैं, कार्बन के एलोट्रोप्स की हम एग्जांपल स्टडी कर रहे हैं। कार्बन के एटम्स जो हैं वो इन डिफरेंट फॉर्म्स में डिफरेंटली अरेंज हुए हैं। अब सबसे जो इसके 3 एलोट्रोप्स कार्बन की हैं उसमें डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकी बॉल्स हैं। सबसे पहले हम जो इसका एलोट्रोप डिस्कस कर रहे हैं वो है ग्रेफाइट। इसमें हमारे पास जो कार्बन के एटम्स की अरेंजमेंट होती है वो 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट होती है। और 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट इस तरह से होती है कि इसमें जो एटम्स हैं वो लेयर्स की फॉर्म में अरेंज हुए होते हैं। ठीक है, और वो जो लेयर है वो क्या बना रही होती है, और हेक्सागोन एक 6 साइडेड शेप बना रही होती है। और एक लेयर में जो एटम्स होते हैं वो फर्दर 3 कार्बन एटम्स के साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं। ठीक है, ये जो आप लोगों को छोटी छोटी सी बातें हैं ये बोर्ड के जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं उसमें आप लोगों से पूछी जा सकती हैं कि ग्रेफाइट में 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है जो लेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और वो जो लेयर होती है वो किस शेप की होती है, हेक्सागोन शेप की होती है। और इसमें जो एक लेयर में कार्बन एटम्स हैं वो फर्दर 3 कार्बन एटम से कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं, और इनमें जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो वीक होती हैं। इस वजह से हम ग्रेफाइट्स को मुख्तलिफ शेप्स में जो हैं वो चेंज करवा सकते हैं। उनके बीच में से कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुए बगैर हम उसको मुख्तलिफ शक्लों में चेंज करा सकते हैं। ठीक है, ये इस वजह से ग्रेफाइट जो है वो सॉफ्ट होता है, स्लिपरी भी होता है, और हम इसको लिब्रिकेंट्स के तौर पर भी यूज़ करते हैं। और ग्रेफाइट इज़ आल्सो अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और यह गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है। दिस वाज ऑल अबाउट ग्रेफाइट, जो कि एक 2 डायमेंशनल एलोट्रोप है जो लेयर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और एक लेयर में जो कार्बन एटम्स होते हैं वो हेक्सागोन शेप बना रहे होते हैं, और हर एक लेयर में एक कार्बन एटम फर्दर 3 कार्बन एटम्स के साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड होता है। नेक्स्ट जो हम एलोट्रोप स्टडी करेंगे कार्बन का वो है हमारे पास डायमंड हमारे पास हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है, हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है कि हम इसको हम ब्रेक नहीं कर सकते, और ये प्योरेस्ट क्रिस्टलाइन फॉर्म है। डायमंड में जो कार्बन एटम्स हैं वो एक कार्बन एटम फर्दर 4 कार्बन एटम से बॉन्डेड होता है। और ऊपर ग्रेफाइट की हमने बात की थी, ग्रेफाइट में जो एक कार्बन एटम है वो फर्दर 3 कार्बन एटम के साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड होता है, लेकिन डायमंड में जो एक कार्बन एटम है वो फर्दर 4 कार्बन एटम्स के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा होता है। इस वजह से जो डायमंड का जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास रिजिड होता है, और ये किस शेप में होता है, टेट्राहीड्रल शेप में होता है। दिस स्ट्रक्चर मेक्स इट हार्डेस्ट सब्सटेंस विद वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। इस टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर की वजह से, शेप की वजह से, और ये रिजिड भी है कोवेलेंट बॉन्ड होने की वजह से, जिसकी वजह से ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा हाई है। ये नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है बिकॉज इट हैज़ नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एज ऑल कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड टू अदर कार्बन एटम्स। इसमें एक कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और एक कार्बन फर्दर 4 कार्बन एटम से कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, तो इट मीन्स इट हैज़ नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना होने की वजह से हम ये क्या हो जाता है, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है। बट ग्रेफाइट के केस में एक कार्बन
फर्दर 3 कार्बन के साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड होता है, उसमें एक वैलेंसी खाली होती है जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में होती है, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसका बायस बनते हैं, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का बायस बनते हैं, जिसकी वजह से ग्रेफाइट्स गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। नेक्स्ट हमारे पास हैं बकी बॉल्स। बकी बॉल्स 60 कार्बन एटम्स का एक पूरा एलोट्रोप है। बकी बॉल्स का फुटबॉल लाइक हॉलो रिंग स्ट्रक्चर होता है जिसमें 20 हेक्सागोन्स होते हैं और 12 पेंटागोन्स होते हैं। ईच ऑफ इट्स 60 कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम्स। इसमें जो 60 कार्बन एटम्स में हर कार्बन एटम और फर्दर 3 कार्बन एटम के साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड होता है। ये बकी बॉल्स का स्ट्रक्चर था। दिस वाज ऑल अबाउट एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। जी, तो आगे आप लोगों की बेसिक डेफिनेशंस हैं। फेडरल बोर्ड के क्वेश्चन में पेपर्स में इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। तो ये सारी टर्म्स जो आ सकते हैं वो मैंने 1 बाय 1 आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर दी हैं। सबसे पहले है सोल्यूशन। सोल्यूशन को अगर हम देखें तो वो मैटर की उस क्लास में आता है जो इम्प्योर सब्सटेंसेस से बिलोंग करती है। इम्प्योर सब्सटेंसेस में से भी 2 क्लासेस हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, और सोल्यूशन जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मिक्सचर हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो सोल्यूशन में जो 2 सब्सटेंसेस हैं वो ओनली वन फेज में एग्जिस्ट करते हैं। उनकी जो पूरी सोल्यूशन की कंपोजिशन होती है वो यूनिफॉर्म होती है थ्रू आउट द मिक्सचर। सोल्यूशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? अ सोल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस दैट हैज़ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। एक ऐसा होमोजीनियस मिक्सचर है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस होती हैं और उनकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म होती है थ्रू आउट। एक सोल्यूशन की अगर हम कंपोजिशन देखें तो उसमें दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। एक हमारे पास होता है सॉल्यूट और दूसरा हमारे पास होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट की टर्म्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों के लिए। स्टूडेंट्स इसको उल्टा कर देते हैं, इनके डेफिनेशंस को हम सॉल्यूट की सॉल्वेंट और सॉल्वेंट की सॉल्यूट में लिख देते हैं। सॉल्यूट एक ऐसा सब्सटेंस है, किसी भी सॉल्यूशन जो भी हम सॉल्यूशन बना रहे होते हैं तो उसमें वो सब्सटेंस जो हम लेसर क्वांटिटी में लेते हैं उसको हम बोलते हैं सॉल्यूट। या फिर ऐसा सब्सटेंस जिसको हम डिज़ोल्व कर रहे होते हैं। लेट्स सपोज हम सॉल्ट सॉल्यूशन बना रहे हैं, सॉल्ट और वाटर हमने लिया है, सॉल्ट को हमने वाटर में ऐड किया है, सॉल्ट को कम क्वांटिटी में ऐड किया है, ठीक है। जो लेसर क्वांटिटी में हम ले रहे हैं वो हमारे पास सॉल्यूट है। इस वजह से सॉल्ट को हम क्या बोलेंगे? सॉल्यूट। और इसको दूसरी तरह हम कैसे डिफाइन करते हैं? सब्सटेंस दैट इज़ डिसॉल्व। सॉल्ट को जब हम वाटर में डालेंगे तो वो डिसॉल्व हो जाता है, हल हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है, डिस्पर्स हो जाता है। इस वजह से ऐसा सब्सटेंस जो डिसॉल्व हो जाता है वो क्या कहलाता है? सॉल्यूट कहलाता है। तो सॉल्यूट को दो तरह से हम डिफाइन करते हैं। सब्सटेंस दैट इज़ प्रेजेंट इन लेसर क्वान्टिटी इज़ कॉल्ड अ सॉल्यूट, और द सब्सटेंस दैट इज़ डिसॉल्व इसका बिल्कुल ऑपोजिट सॉल्वेंट है। वो सब्सटेंस जो हम लार्जर क्वांटिटी में लेते हैं वो हमारे पास सॉल्वेंट होता है, और ऐसा सब्सटेंस जिसमें सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। द सब्सटेंस इन विच द सॉल्यूट इज़ डिसॉल्व्ड इज़ कॉल्ड अ सॉल्वेंट। एग्जांपल में इन्होंने सॉल्ट सॉल्यूशन के एग्जांपल को डिस्कस किया है। सॉल्ट सॉल्यूट है, सॉल्ट सॉल्यूशन में सॉल्ट इज़ द सॉल्यूट एंड वाटर इज़ द सॉल्वेंट। ठीक है कि एक सोल्यूशन में मोर देन 1 सॉल्यूट भी मौजूद हो सकते हैं, एक से ज़्यादा सॉल्यूट्स भी हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स ऑफ सॉल्यूट्स एंड सॉल्वेंट्स। सॉल्यूट और सॉल्वेंट की फ़िज़िकल स्टेट की बेस पे हम सॉल्यूशन को कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं? इस बेस पे हमारे पास गैसियस सॉल्यूशंस आते हैं, लिक्विड सॉल्यूशंस आते हैं और सॉलिड सॉल्यूशंस आते हैं। गैसियस सॉल्यूशंस में सॉल्वेंट हमारा गैस ही होगा, लिक्विड सॉल्यूशंस में सॉल्वेंट लिक्विड ही होगा, और गैसियस सॉलिड सॉल्यूशंस में हमारा जो सॉल्वेंट होगा वो सॉलिड ही होगा। अब इसमें जो गैसियस सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो सॉल्वेंट को हम गैस ही लेंगे, और इसमें जो सॉल्यूट है वो गैस स्टेट में भी हो सकता है, सॉलिड स्टेट में भी हो सकता है और लिक्विड स्टेट में भी हो सकता है। अगर हम गैसियस सॉल्यूशन को अब हम इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे जिसमें हम सॉल्यूट की स्टेट को हम चेंज करते रहेंगे और सॉल्वेंट हमारा गैस ही रहेगा। सबसे पहले हम डिटेल में डिस्कस करते हैं गैसियस सॉल्यूशन, और ये आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है इस तरह से भी कि बाज़ औक़ात आप लोगों को टेबुलर फॉर्म में भी आ सकता है कि अगर हमारे पास गैसियस सॉल्यूशन है और सॉल्वेंट हम गैस ले रहे हैं और सॉल्यूट अगर हम गैस लें तो उसकी एग्जांपल में क्या आएगा?
लिक्विड लें तो उसकी एग्जांपल में क्या आएगा, सॉलिड लें तो उसकी एग्जांपल में क्या आएगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के ये जो टॉपिक्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम गैसियस सोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो गैसियस सोल्यूशंस में जो सॉल्वेंट है वो तो हमारा गैस रहेगा, लेकिन जो सोल्यूट है वो गैस भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है और सॉलिड भी हो सकती है। अब हम वो एग्जांपल्स देख रहे हैं जिसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों हमारे पास गैसेस हैं। तो इसमें एक आप लोगों की एग्जांपल्स हैं हेबर्स प्रोसेस, जिसमें हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर लेते हैं और हम क्या सिंथेसाइज करवाते हैं, यूरिया सिंथेसाइज करवाते हैं। तो इसमें हमारे पास नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों गैसियस स्टेट में है, मींस सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों गैसेस हैं और हमारे पास यूरिया आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है इसी की एग्जांपल जिसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट बोथ आर गैसेस, उसमें हमारे पास यूरिया की प्रिपरेशन है ये यहाँ पे ये जो यूरिया मैंने लिखा है ये राइटिंग मिस्टेक आ गई है। हेबर्स प्रोसेस में हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को अमोनिया प्रिपरेशन के लिए यूज़ करते हैं और यहाँ से जो अमोनिया आता है उसको हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्स कर कर क्या सिंथेसाइज करवा सकते हैं, क्या प्रिपेयर करवा सकते हैं, यूरिया प्रिपेयर करवा सकते हैं। तो दोनों जो एग्जाम्पल्स हैं वो किसके अंडर आती हैं, सोल्यूट और सॉल्वेंट व्हेन बोथ आर गैसेस। ये आप लोगों का यहाँ पे मिस्टेक है, इसको प्लीज़ ठीक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आप लोगों की वो एग्जांपल जिसमें हम गैस को सॉल्वेंट लेंगे और लिक्विड को सोल्यूट लेंगे। ठीक है, गैस हमारे पास सॉल्वेंट ही रहेगी लेकिन सोल्यूट की स्टेट को हम चेंज कर रहे हैं। अब हम लिक्विड स्टेट में सोल्यूट ले रहे हैं तो इसमें जो हमारे पास एग्जांपल्स आती हैं वो फॉग, क्लाउड्स और मिस्ट की आती हैं, जिसमें एयर में वाटर डिस्पर्स फॉर्म में आता है, वाटर लिक्विड स्टेट में डिस्पर्स हुआ होता है। तो वाटर चूँकि स्मॉल क्वांटिटी में होता है तो वो सोल्यूट के तौर पर एक्ट करेगा जो कि लिक्विड स्टेट है, और एयर हमारी गैसियस स्टेट है जो कि लार्ज क्वांटिटी में है और वो सॉल्वेंट के तौर पर एक्ट करेगी। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास आ जाती है जिसमें सॉल्वेंट तो गैस ही रहेगी लेकिन सोल्यूट की स्टेट अब हम सॉलिड स्टेट ले रहे हैं। इसमें स्मोक की एग्जांपल आ जाती है। स्मोक क्या है, कार्बन पार्टिकल्स डिस्पर्स्ड इन एयर। कार्बन सॉलिड स्टेट है, जब वो पार्टिकल्स एयर में स्प्रेड हो जाते हैं तो वो किसका बायस बनते हैं, स्मोक प्रोड्यूस करते हैं। और इसमें कार्बन पार्टिकल्स क्योंकि लेसर क्वांटिटी में होंगे तो वो सोल्यूट के तौर पर एक्ट करेगा, और एयर में डिस्पर्स हुए हैं तो एयर लार्जर क्वांटिटी में हो तो वो सॉल्वेंट के तौर पर एक्ट करेगी। तो ये स्मोक उस एग्जांपल के अंडर आती है जिसमें हमारे पास गैस सॉल्वेंट है और सॉलिड सोल्यूट है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे लिक्विड सॉल्यूशंस। लिक्विड सॉल्यूशंस में सॉल्वेंट हमारा लिक्विड रहेगा लेकिन सॉल्यूट की स्टेट्स को हम चेंज करते रहेंगे। सॉल्यूट हमारा गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। फर्स्ट एग्जांपल हम वो स्टडी करेंगे जिसमें सॉल्वेंट हमारा लिक्विड है बट गैस इज़ अ सॉल्यूट। सॉल्यूट हमारे पास गैसियस स्टेट में है। तो इसमें जो एग्जाम्पल है वो हमारे पास कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, जो हम ड्रिंक्स लेते हैं, पेप्सी वगैरह की बोटल्स ले लें, कोको कोला ले लें, तो उसमें हमने वाटर को डिज़ोल्व किया, वाटर में डिज़ोल्व की होती है कार्बन डाइऑक्साइड अंडर हाई प्रेशर। तो वो हमारे पास जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं वो उसमें हमारे पास वाटर सॉल्वेंट के तौर पर, और जो हमने कार्बन डाइऑक्साइड उसमें डिज़ोल्व की होती है अंडर हाई प्रेशर वो हम लेते हैं गैसियस स्टेट में। और क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हम लेसर क्वांटिटी में ले रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारा सोल्यूट होगा और वाटर हमारा सॉल्वेंट होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है व्हेन सॉल्वेंट इज़ लिक्विड एंड सोल्यूट इज़ आल्सो लिक्विड। जब हमारे पास दोनों सोल्यूट सॉल्वेंट लिक्विड स्टेट में तो उस वक्त हमारे पास जो एग्जांपल बनती है वो है रेक्टिफाइड स्पिरिट। रेक्टिफाइड स्पिरिट 95% एथेनॉल होता है। 95% एथेनॉल मीन्स कि उसमें हमने 95% उसमें हमने वाटर डाला है और 5% उसमें अल्कोहल डाला है, जिसमें अल्कोहल हमारा सॉल्यूट के तौर पर बिहेव करेगा जो कि वो भी लिक्विड स्टेट में, और वाटर हमारा सॉल्वेंट के तौर पर बिहेव करेगा, और दोनों सॉल्वेंट भी लिक्विड स्टेट में है और गैसियस जो सॉल्यूट है वो भी लिक्विड स्टेट में है। तो ये किसके एग्जांपल में आएगी, व्हेन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर लिक्विड्स। अदर एग्जांपल अगर हम देखें जिसमें विनीगर आ जाती है, जिसमें हमने एसिटिक एसिड को वाटर में डिज़ोल्व किया होता है। एसिटिक एसिड हम माइनर क्वांटिटी में लेते हैं, मींस सॉल्यूट के तौर पर लेते हैं, और वाटर हम लार्जर क्वांटिटी में लेते हैं, मींस वाटर हमारा सॉल्वेंट होगा। चूँकि दोनों लिक्विड स्टेट में है तो ये भी किसके एग्जांपल में आएगी, व्हेन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर लिक्विड्स। अदर एग्जांपल जिसमें हम डिस्कस करेंगे जब हमारा सॉल्वेंट लिक्विड होगा बट सोल्यूट इज़ सॉलिड। ठीक है, अब हमारा सॉल्वेंट लिक्विड है और सोल्यूट हमारा सॉलिड है। इसमें हम एग्जांपल स्टडी करेंगे ब्राइन और शुगर सिरप की, जिसमें जो सॉलिड स्टेट एंड सॉलिड सॉल्ट, ये स्टेट नहीं है सॉरी ये सॉल्ट है, इसमें हम सॉलिड सॉल्ट और शुगर लेते हैं जो सोल्यूट के तौर पर बिहेव करते हैं, और वाटर हमारा सॉल्वेंट के तौर पर बिहेव करता है ब्राइन और शुगर सोल्यूशंस में।
ब्राइन में हमने सॉल्ट लिया होता है और उसका हमने किस में सोल्यूशन बनाया होता है, वाटर में, और शुगर सिरप के केस में हमने शुगर को वाटर में डिज़ोल्व किया होता है। तो दोनों किसकी एग्जांपल्स बनेंगी, व्हेन सॉल्वेंट इज़ लिक्विड एंड सॉल्यूट इज़ सॉलिड। नेक्स्ट आप लोगों के जो हम सॉल्यूशन की सॉल्यूशन की टाइप डिस्कस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट, वो हमारे पास है सॉलिड सॉल्यूशंस। इस सॉलिड सॉल्यूशंस में सॉल्वेंट हमारे पास सॉलिड होगा और सॉल्यूट गैस, लिक्विड एंड सॉलिड कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल पहले हम देखेंगे जब हमारे पास सॉल्वेंट सॉलिड है और सॉल्यूट गैस है। इसमें हम जो फूड इंडस्ट्री है वहाँ पे हमने वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करना होता है, और उसमें हम कैसे करते हैं कन्वर्ट, उसमें हम हाइड्रोजन गैस को पास करते हैं थ्रू वेजिटेबल ऑयल इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, जो कि कैटलिस्ट के तौर पे बिहेव करती है। और जो हाइड्रोजन गैस है वो निकल के ऊपर एड्जॉर्ब हो जाती है। निकल चूँकि मैक्सिमम क्वान्टिटी में होता है तो निकल को हम सॉल्वेंट कंसिडर करेंगे, और हाइड्रोजन गैस हमने कम क्वांटिटी में ली होती है और वो हमारे सॉल्यूट के तौर पर ऐड करती है। इस वजह से हम कहते हैं कि जो वेजिटेबल घी की वेजिटेबल ऑयल में कन्वर्जन है वो किसकी एग्जांपल है, व्हेन सॉल्वेंट इज सॉलिड एंड सॉल्यूट इज गैस। नेक्स्ट एग्जांपल, व्हेन सॉल्वेंट इज सॉलिड एंड सॉल्यूट इज़ लिक्विड। अब हमारे पास सॉल्वेंट सॉलिड ही रहेगा, सॉल्यूट की स्टेट को हमने लिक्विड में चेंज कर दिया। इसमें हमारे पास अमलगम्स की एग्जांपल आती हैं, जिसमें हम बोलते हैं किसी भी मेटल का जब हम मरकरी में सोल्यूशन बनाते हैं तो वो क्या कहलाता है, अमलगम कहलाता है। मेटल हमारा सॉलिड हो जाएगा जो कि सॉल्वेंट के तौर पे बिहेव करेगा, और मरकरी हमारा लिक्विड फॉर्म में होगा जो कि सॉल्यूट के तौर पे बिहेव करेगा। किसी भी सॉलिड मेटल को जब हम मरकरी में सोल्यूशन बना रहे होते हैं तो वो क्या कहलाता है, अमलगम कहलाता है। और अमलगम्स हमारे पास डेंटल फिलिंग्स में यूज़ होती हैं। जिंक अमलगम्स हैं, टिन अमलगम्स हैं, इनको हम डेंटल फिलिंग्स में यूज़ करते हैं क्योंकि इनमें एबिलिटी होती है कि ये जो फिलिंग्स होती हैं, जो कैविटीज़ होती हैं टीथ में, उनको फिल अप कर सकती हैं, और वक्त के साथ साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम ये हार्डन हो जाती हैं और कैविटी को कम्प्लीटली फिल कर देती हैं और पार्ट ऑफ टीथ बन जाती हैं। ठीक है, डेंटल फिलिंग में हम इसे यूज़ करते हैं। लास्ट एग्जांपल जिसमें सॉलिड ही सॉल्वेंट है और सॉलिड ही सॉल्यूट है, इसमें हमारे पास एलॉयज़ की एग्जांपल आ जाती है, जिसमें हम एलॉयज़ को ज़्यादा देर पर बनाने के लिए, या मेटल्स को जैसे स्टेनलेस स्टील हम बनाते हैं तो उसमें भी हमने स्टील और सिल्वर का मिक्सचर बनाया होता है जिससे उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है। तो एलॉयज़ में एग्जांपल्स में आते हैं जिसमें हम सॉलिड, सॉल्यूट और सॉलिड ही सॉल्वेंट लेते हैं। इसमें ब्रास, ब्रॉन्ज और स्टील की भी एग्जांपल्स इसी में आ जाती हैं एलॉयज़ में। नेक्स्ट यहाँ तक था क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशंस ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स ऑफ सॉल्यूट। नेक्स्ट हमारे पास है एक्वस सॉल्यूशंस। एक्वस सॉल्यूशंस, वो एक्वस में से जो वर्ड एक्वस है ये डिराइव हुआ है। एक्वस का जो वर्ड है ये वर्ड एक्वा से निकला है, जो लैटिन वर्ड से निकला है, लैटिन लैंग्वेज से निकला है, और इसका मतलब होता है वाटर। एक्वस सॉल्यूशंस हम हर उस सॉल्यूशन को बोलते हैं जिसमें हमने सॉल्वेंट को सॉल्वेंट के तौर पर वाटर ही यूज़ किया होता है। ठीक है, वैसे हम किसी भी लिक्विड को सॉल्वेंट के तौर पर ले सकते हैं, लेकिन वो स्पेसिफिक सॉल्यूशंस जिसमें हमने वाटर को एज अ सॉल्वेंट यूज़ किया होता है वो एक्वस सॉल्यूशंस कहलाते हैं। द सॉल्यूशंस इन विच वाटर इज़ यूज्ड एज सॉल्वेंट आर कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशंस। और एक्वस लैटिन वर्ड एक्वा से निकला है जिसका मतलब है वाटर, और इसमें एग्जांपल किसकी आ जाती हैं, शुगर इन वाटर एंड सॉल्ट इन वाटर। नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन है वाटर एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों बोलते हैं, तो इसका भी थोड़ा बहुत आप लोगों को कॉन्सेप्ट होगा। वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें एबिलिटी होती है कि ये मेजॉरिटी ऑफ कंपोनेंट्स को अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है। रेन वाटर जब भी रेन की फॉर्म में ज़मीन पर आता है तो जहाँ जिन चट्टानों से या ज़मीन सॉइल से वो गुजरता है तो उसमें जो इम्पॉर्टेंट मिनरल्स हैं वो अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है, जो ज़मीन की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। इस वजह से वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें मेजॉरिटी ऑफ कंपोनेंट्स जो अर्थ क्रस्ट पे मौजूद होते हैं वो सारे के सारे इसमें डिज़ोल्व हो जाते हैं। वाटर को हम लेबॉर्ट्री में भी यूज़ करते हैं सॉल्वेंट के तौर पर और बहुत सारे सॉल्यूशंस बनाने के लिए।
नेक्स्ट है आप लोगों का क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशंस ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट। कि कितनी हमने अमाउंट ऑफ सोल्यूट डाली है। पहले हमने फिजिकल स्टेट ऑफ सोल्यूट की बेस पे सॉल्यूशंस को क्लासीफाई किया था, अब हम अमाउंट ऑफ सोल्यूट की बेस पे क्लासीफाई करेंगे कि कितनी अमाउंट एक सोल्यूशन में कितनी एबिलिटी है कि वो कितना सोल्यूट अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है। अगर उस बेस पे अगर हम सॉल्यूशंस को देखें तो सॉल्यूशन सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशंस को अगर हम देखें तो सैचुरेटेड सॉल्यूशंस ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें हम उस पर्टिकुलर टेम्परेचर्स पे अगर फर्दर सोल्यूट ऐड करेंगे तो वो क्रिस्टल नीचे सेटल हो जाता है एट द बॉटम, वो फर्दर डिज़ोल्व नहीं होता। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ऐसा सोल्यूशन जो अपने अंदर मज़ीद सोल्यूट को डिज़ोल्व ना कर सके वो सोल्यूशन सैचुरेटेड सोल्यूशन कहलाता है। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जिसमें एबिलिटी होती है कि उसी टेम्परेचर पे वो मज़ीद सोल्यूट को अपने अंदर डिज़ोल्व कर सकता है। उन सोल्यूशंस को हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस बनाते हैं और कहते हैं, और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस को सैचुरेट करने के लिए हम उसमें मज़ीद सोल्यूट ऐड करते हैं और उस वक्त तक ऐड करते रहते हैं जब तक कि वो अनडिज़ोल्व फॉर्म में सेटल डाउन ना हो जाए। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जिसमें सोल्यूट की क्वांटिटी सैचुरेटेड सोल्यूशन के मुकाबले में भी ज़्यादा मौजूद होती है। और सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन को बनाने का तरीक़ाकार क्या होता है कि हम पहले सोल्यूट को किसी भी सॉल्वेंट में वेरी हाई टेम्परेचर पर डिज़ोल्व करते हैं और उसको ठंडा करते हैं। ठंडा करने के बाद जो एक्स्ट्रा सोल्यूट है वो सेटल डाउन हो जाता है अनक्रिस्टलाइज फॉर्म में नीचे बॉटम पे सेटल डाउन हो जाता है और जो रिमेनिंग लिक्विड पोर्शन बचता है उसको हम सैचुरेटेड सोल्यूशन बोलते हैं। ये आप लोगों का सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन की प्रिपरेशन का मेथड है। ये वन बाय वन ये एग्जांपल डेफिनेशंस हम स्टडी कर लेते हैं। अ सोल्यूशन दैट कैन नॉट डिसॉल्व मोर ऑफ द सोल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन। गिवन टेम्परेचर पर वो मज़ीद सोल्यूट डिसॉल्व नहीं कर पा रहा, उसको हम सैचुरेटेड सोल्यूशन बोलते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या है कि गिवन टेम्परेचर पर हमने सोल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड किया, वो उसमें डिसॉल्व हो गया, बट हमने अपने सोल्यूट की एडिशन को कंटिन्यू रखा उसी टेम्परेचर पे, तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि सारा का सारा सोल्यूट जो है, जो मज़ीद सोल्यूट हम ऐड कर रहे हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा एट द बॉटम। उस स्टेज पे हम उस सोल्यूशन को क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन में जो अनडिज़ोल्व सोल्यूट होता है वो डिज़ोल्व सोल्यूट से इक्विलिब्रियम में होता है, मतलब डिज़ोल्व हो रहा होता है और वापस क्रिस्टलाइज आउट हो रहा होता है, डिज़ोल्व एंड देन क्रिस्टलाइज आउट। ठीक है, तो इस वजह से हम बोलते हैं कि इसमें डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है बिटवीन अनडिज़ोल्व सोल्यूट एंड डिज़ोल्व सोल्यूट, और इसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट होती है एट अ गिवन टेम्परेचर। ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट रखता है अपने अंदर। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन जिसमें हम गिवन टेम्परेचर पर मज़ीद जितना भी सोल्यूट डालें वो उसमें डिज़ोल्व हो जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। और इसमें लेसर अमाउंट ऑफ सोल्यूट होती है देन दैट रिक्वायर्ड टू सैचुरेटेड। इसमें अमाउंट ऑफ सोल्यूट बहुत ज़्यादा कम होती है, उससे उस हद से कम होती है कि जितनी हमें एक सोल्यूशन को सैचुरेट करने के लिए चाहिए होती है। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन जिसमें more of the that contains more of the solute that is present in saturated solution। इसमें saturated solution से भी ज़्यादा solute होता है, इसको हम super saturated solution बोलते हैं। हाउ कैन वी प्रिपेयर सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन? अगर ये बोर्ड के पेपर में आप लोगों के पास क्वेश्चन आ जाता है, जो अक्सर आता भी है, तो इसमें आपने फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो आपने सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन को डिफ़ाइन करना है, देन आप उसकी प्रिपरेशन लिखेंगे। और प्रिपरेशन में क्या लिखेंगे? द सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन फर्स्ट प्रिपेयर सैचुरेटेड सोल्यूशन फॉर सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। सबसे पहले आपने एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाना है जो हाई टेम्परेचर पे बनाएंगे। ठीक है, मतलब उसका आपने हीटिंग पे सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाना है, फिर आपने उस सैचुरेटेड सोल्यूशन को ठंडा करना है, और ठंडा करने के बाद जो उसमें एक्सेस सोल्यूट होगा वो क्रिस्टलाइज आउट हो जाएगा। क्रिस्टलाइज आउट होने के बाद जो हमारे पास बाकी लिक्विड पोर्शन बनेगा वो बचेगा, वो हमारे पास क्या होगा? सैचुरेटेड सोल्यूशन होगा। तो ये मेथड है जिसके ज़रिए हम सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन को तैयार करवा सकते हैं। आगे हैं कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट सॉल्यूशंस क्या होते हैं? कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट सॉल्यूशंस वो इसमें भी हम क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट की बेस पे इनको क्लासीफाई करते हैं। डाइल्यूट सॉल्यूशन वो सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें सोल्यूट की कंसनट्रेशन कम होती है। ठीक है, रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूट, उसको हम डाइल्यूट सॉल्यूशंस बोलते हैं। और कंसनट्रेटेड सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होती हैं जिसमें रिलेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ सोल्यूट, उनको हम कंसनट्रेटेड सॉल्यूशंस बोलते हैं। डाइल्यूट सॉल्यूशंस को कंसनट्रेटेड बनाने के लिए हमें मज़ीद सोल्यूट ऐड करना पड़ता है ताकि वो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशंस बन सकें। और कंसनट्रेटेड सॉल्यूशंस को अगर हमने वापस डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाना है तो उसमें हम सॉल्वेंट की क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं।
नेक्स्ट है आप लोगों के पास व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी को हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं और कौन से फैक्टर्स हैं जो सॉलिबिलिटी को इफ़ेक्ट करते हैं। तो सॉलिबिलिटी को हम ऐसे डिफ़ाइन करते हैं कि एक स्पेसिफिक सॉल्वेंट में स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में हम कितनी क्वांटिटी सॉल्यूट की डिज़ोल्व कर सकते हैं एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। मतलब एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट अगर हम लें तो वो मैक्सिमम अपने अंदर कितनी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को डिज़ोल्व कर सकेगा, वो उसकी क्या कहलाएगी, सॉल्युबिलिटी कहलाएगी। वो फैक्टर्स जो सॉल्युबिलिटी को इफ़ेक्ट करते हैं उसमें नेचर ऑफ सॉल्वेंट आ जाता है, टेम्परेचर आ जाता है और प्रेशर आ जाता है। ये 3 फैक्टर्स हैं जो सॉल्युबिलिटी को इफ़ेक्ट करते हैं। अच्छा, आप लोगों के पास कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो जिनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के साथ इंक्रीज़ हो जाती है और उसमें मोस्टली हमारे पास आयोनिक कंपाउंड्स आते हैं जिसमें KCl और अमोनियम क्लोराइड है। और कुछ ऐसे सब्सटेंसेस भी हैं जिनको टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ होती है और वो हमारे पास सोडियम सल्फेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जिसको हम एंट एसिड के तौर पर भी यूज़ करते हैं। और अगर कुछ बर्निंग वगैरह स्किन के ऊपर हो जाए तो उसके ऊपर भी हम इसको यूज़ करते हैं रिलीफ के लिए। ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट हैं कि वो कौन से सब्सटेंसेस हैं जिनकी टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होती है और वो कौन से सब्सटेंसेस हैं जिनकी टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ होती है। नेक्स्ट है आप लोगों के पास डिफाइन द टर्म कोलाइड्स एंड सस्पेंशंस। कोलाइड्स एंड सस्पेंशंस ये मैटर की उस क्लास में आता है जिसको हम इम्प्योर सब्सटेंसेस में लेते हैं। और इम्प्योर सब्सटेंसेस की भी 2 टाइप्स हैं जिसमें होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस मिक्सचर्स हैं। और होमोजीनियस में हम सॉल्यूशंस डिस्कस कर चुके हैं और हिट्रोजीनियस में हम डिस्कस करेंगे कोलाइड्स एंड सस्पेंशंस। कोलाइड्स मिक्सचर की, हिट्रोजीनियस मिक्सचर की वो टाइप है जिसमें जो पार्टिकल्स, सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो डिस्पर्स होते हैं इन द मीडियम और वो सेटल डाउन नहीं होते। वो जो भी हम उनका सॉल्वेंट मीडियम होगा, लिक्विड मीडियम होगा, वो उसमें सेटल डाउन नहीं होते बल्कि वो डिस्पर्स फॉर्म में थ्रू आउट द मीडियम मौजूद होते हैं। इसमें हमारे पास एग्जांपल्स आ जाती हैं स्टार्च, मिल्क, सोप सोल्यूशन, इंक, जेली ETC। ठीक है, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस है जिसमें पार्टिकल्स डिस्पर्स हुए होते हैं थ्रू आउट द मीडियम और ये बॉटम पे सेटल डाउन नहीं करते। सस्पेंशंस भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर की टाइप है, लेकिन इसमें सॉलिड पार्टिकल्स लिक्विड में स्प्रेड तो होते हैं उसमें विदाउट डिज़ोल्विंग इन इट, और अगर हम उसको थोड़ी देर के लिए लीव कर दें तो वो बॉटम पे सेटल डाउन हो जाते हैं। ये सस्पेंशंस की और कोलाइड्स का डिफरेंस है। इसमें हम चॉक इन वाटर, मिल्की सस्पेंशंस हैं। इसके अलावा पेंट और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये भी किसके एग्जांपल्स में आते हैं, सस्पेंशंस के एग्जांपल्स में आते हैं। सस्पेंशंस के एग्जांपल्स आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि फेडरल बोर्ड के ऑब्जेक्टिव्स में इनकी जो एग्जांपल्स हैं वो पूछी जाती हैं। नेक्स्ट आप लोगों के पास गिव द कंपैरिजंस ऑफ सॉल्यूशंस, कोलाइड्स एंड सस्पेंशन। इसका थोड़ी सी नो हाउ हो चुकी है आप लोगों को। सोल्यूशन, कोलाइड्स और सस्पेंशंस क्या होती हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने इसको डेफिनेशन के बेस पे कंपेयर करना है। डेफिनेशन अगर हम देखें तो सोल्यूशन हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर है 2 और मोर कंपोनेंट्स का। कोलाइड्स को अगर हम देखें तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। सस्पेंशन भी हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। सोल्यूशंस में जो पार्टिकल साइज़ होता है वो 0.1 से 1 नैनोमीटर तक का होता है और 1 नैनोमीटर मीन्स 1 × 10⁻⁹। और जो कोलाइड्स हैं उसमें पार्टिकल साइज़ 1 × 10⁻³ नैनोमीटर होता है। सस्पेंशंस में पार्टिकल साइज़ ग्रेटर दैन 10⁻³ नैनोमीटर है। मीन्स इस सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल का साइज़ सॉल्यूशंस में, फिर उससे बड़ा कोलाइड्स एंड देन सबसे लार्जर साइज़ होता है सस्पेंशंस में। सॉल्यूशंस में हम पार्टिकल्स नेकेड आई से नहीं देख सकते। ठीक है, पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल बाय नेकेड आई। कोलाइड्स में पार्टिकल्स विजिबल हैं बाय नेकेड आई, बट हम इसे ऑर्डिनरी और अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से ज़्यादा बेटर देख सकते हैं। सस्पेंशन में हम इसे विजिबल आई से भी देख सकते हैं। सॉल्यूशंस के केस में पार्टिकल्स हम ऑर्डिनरी फ़िल्टर पेपर्स के ज़रिए ना अल्ट्रा फ़िल्टर पेपर्स के ज़रिए, दोनों के ज़रिए हम इन्हें सेपरेट नहीं कर सकते। मींस के ना ऑर्डिनरी फ़िल्टर पेपर से ये पार्टिकल्स मींस के ऑर्डिनरी फ़िल्टर पेपर से भी वो पास आउट हो जाते हैं और अल्ट्रा फ़िल्टर पेपर से भी पास आउट हो जाते हैं। मींस उनका साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा होता है। और कोलाइड्स जो हैं साइज़ छोटा क्या, ये कम्प्लीटली डिज़ोल्व हुए होते हैं। कोलाइड्स में जो पार्टिकल्स हैं वो ऑर्डिनरी फ़िल्टर पेपर से पास हो जाते हैं लेकिन अल्ट्रा फ़िल्टर पेपर से पास नहीं होते। सस्पेंशंस में पार्टिकल्स ना ऑर्डिनरी फ़िल्टर पेपर से पास होते हैं और ना ही अल्ट्रा फ़िल्टर पेपर से। सॉल्यूशंस में अगर हम लाइट स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करें
तो सॉल्यूशंस जो हैं वो लाइट को स्कैटर नहीं कर सकते। कोलाइड्स में कोलाइड्स में लाइट जो है वो स्कैटर हो जाती है। इट मीन्स कि वो जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट का फिनोमिनन है इसको हम टिंडल इफ़ेक्ट बोलते हैं। वो जो कोलाइड्स हैं वो टिंडल इफ़ेक्ट शो करते हैं। सस्पेंशंस भी टिंडल इफ़ेक्ट शो करते हैं। जब हम इनसे लाइट पास करें तो उनके पार्टिकल्स का साइज़ इतना बड़ा होता है कि वो लाइट को स्कैटर कर देता है। जब स्कैटर फॉर्म में हमें लाइट मिलती है जिसको हम बोलते हैं टिंडल इफ़ेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास है इसके पार्टिकल्स को हम सेपरेट नहीं कर सकते, फ़िल्टर नहीं हो सकते, तो ज़ाहिर बात है हम सेपरेट भी नहीं कर सकते। इसके पार्टिकल्स को भी हम सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन अल्ट्रा फिल्टर पेपर्स के ज़रिए हम इनको अलग कर सकते हैं। सस्पेंशंस के केस में इन पार्टिकल्स को हम सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि जब हम इन्हें थोड़ी देर के लिए रख दें तो पार्टिकल्स बॉटम पे सेटल डाउन हो जाते हैं। अगर हम एग्जांपल्स देखें तो सॉल्यूशंस में एग्जांपल्स आती हैं सी वाटर की। कोलाइड्स में हम एग्जांपल पढ़ते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मिल्क की मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और मिल्क की। और सस्पेंशन में अगर हम देखें तो मडी वाटर, जो गदला पानी होता है, वो आप लोगों का सस्पेंशन के एग्जांपल में आता है। या फिर वाटर और सैंड का जो सोल्यूशन है वो भी आप लोगों का सस्पेंशन के अंडर आता है। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट द यूनिट नंबर 2 ऑफ केमिस्ट्री, जो कि न्यू बुक नेशनल बुक फाउंडेशन का था। यूनिट नंबर 2 मैटर। अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।